Good morning, students. Last day we studied about the topic the craftsperson of Bidar and the architectural splendor of Hampi. क्राफ्ट्सपर्सन में हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कैसे मेटल्स के ऊपर आर्किटेक्चरल वर्क्स किए जा रहे थे, आर्ट की जा रही थी और आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर जो हमने देखा हम्पी के अंदर एक फोर्टिफाइड सेंटर्स जो था कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के अंदर और आर्किटेक्चर कंडीशंस टेम्पल्स ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ऑब्जर्व की. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए गेटवे टू द वेस्ट सूरत. अब सूरत सिटी जो है काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है. सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along with Kempe, present day Khambat and somewhat later अहमदाबाद. तो सूरत जो है गुजरात के अंदर एक जगह है जो कपड़ों के लिए क्लॉथ्स के लिए काफ़ी फेमस है. एम्पोरियम वर्ड जो है आप लोगों ने काफ़ी सारी जगह पर लिखा हुआ देखा होगा, सुना भी होगा. तो क्या होता है जो कपड़ों की जो शॉप्स होती हैं, क्लॉथ शॉप्स जो होती हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है ये वर्ड एम्पोरियम. सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया बाय द गल्फ ऑफ ऑर्मस. सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हेयर. क्योंकि काफ़ी सारे पिलग्रिम्स जो है उनके शिप्स जो हैं वो वहाँ से टच करते थे. The city was cosmopolitan and the people of all caste and creeds lived there. काफ़ी सारी कैटेगरीज के लोग यहाँ पर रह रहे थे. In the 17th century, the Portuguese, Dutch, English had their factories and warehouses at Surat. 17th century के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस टाइम तक काफ़ी सारी ट्रेड कंपनीज जो हैं यहाँ पर थी, काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो यहाँ पर आ चुके थे. पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, और उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या इस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्रीज और अपने वेयर हाउसेस. वेयर हाउसेस क्या होते हैं? बड़े बड़े गोडाउंस जो होते हैं जहाँ पर वो अपना मटेरियल जो है इकट्ठा करके रख रहे थे, स्टोर्स कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर ऑविंगटन who wrote an account of the port in 1689. तो ऑविंगटन एक क्रॉनिकलर था जिसने 1689 के अंदर एक अकाउंट लिखा, एक कुछ टॉपिक्स लिखे उसने. ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम. कि किसी भी टाइम पे अगर हम वहाँ पे ऑब्जर्व करें ना तो उस पोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे शिप्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए होते थे. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पर जहाँ पर क्लॉथ्स जो हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स जो हैं या इस तरह का जो मटेरियल्स जो है वो वहाँ पर रिटेल और होलसेल शॉप्स पर बेचा जा रहा था. कॉटन का जो कपड़ा है, कॉटन क्लॉथ्स जो है वो वहाँ पर सेल हो रहे थे. द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स. तो सूरत का जो टेक्सटाइल है वो फेमस होता था किस चीज़ के लिए? गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए, जरी जिसे कहा जाता है. सिंपली जैसे एक क्लॉथ है, पीस ऑफ क्लॉथ, तो यहाँ पे क्या होता था? बाउंड्रीज, एक बॉर्डर बना हुआ होता था, इस बॉर्डर के ऊपर डिजाइनिंग्स होती थी. तो इस बॉर्डर्स को, इस टाइप को नाम दिया जाता था जरी का. And had a market in West Asia, Africa, and Europe. The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. जो लोग यहाँ पर आते थे उनके लिए काफ़ी सारे रेस्ट हाउस वहाँ पर बने हुए हैं. There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी सारे प्लेजर पार्क्स जो हैं जहाँ पर वो एंजॉय कर सकें. द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स, मनी चेंजर्स,
ये दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, काठियावाड़ सेठ और महाजन्स। ये क्या करते हैं यहाँ पर, मनी चेंजर्स, कि लोग अपना पैसा जैसे बैंक में जमा कराते हैं ना, तो लोग वहाँ पर अपना पैसा इनके पास जमा कराते थे और वहाँ से क्या लेते थे, एक पेपर, जिस पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता था कि इसके पैसे इतने जमा है यहाँ पर। और जब भी ट्रेडर्स किसी दूसरी जगह पर जाते थे ट्रेड करने के लिए, तो उनका लिखा हुआ जो कागज़ है ना, वो वहाँ पर जा करके दिखा देते थे कि इस सेठ के पास हमारे इतने पैसे जो हैं जमा है, और वहाँ से उनका ट्रेड जो है हो जाता था, वैलिड माना जाता था वो ट्रांजैक्शन। तो इस चीज़ को यहाँ पर नाम दिया गया है हुंडली। What is Hundli? We must see here. Hundli is a note recording a deposit made by a person. तो एक किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने जितना पैसा वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो उसको रिकॉर्डिंग किया जाता था, लिखा जाता था उसके ऊपर। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। तो वो कागज़ दिखा करके उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ भाई, इसके पास इतना पैसा है और इतने का इसको सामान दिया जा सकता है, इतना ट्रेड कर सकते हैं इसके साथ। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स जो अभी हमने रीड आउट किया। ह्यूक बैंकिंग हाउस एट सूरत। बैंकिंग हाउस क्या है, जैसे बैंक के अंदर पैसा कलेक्ट करते हैं वैसे ही वहाँ पर कलेक्ट होता था। नोटवर्दी दैट सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कैरो इन इजिप्ट, बसरा in Iraq, and Antwerp in Belgium. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. But 17th century का एंड डिकेड जो है, इसके ख़त्म होते होते सूरत जो है ना, ये डिक्लाइन होने लगा, जो इसका स्टेटस जो है थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese, and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. And today, Surat is a bustling commercial center. तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज, इन्होंने जो कंट्रोल किया सी रूट्स के ऊपर, और कंपटीशन जो हो रहा था बॉम्बे के साथ, जो प्रेजेंट डे के अंदर मुंबई है जो एरिया, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर, जहाँ पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया 1668 में। एंड इन प्रेजेंट डेज सूरत इज़ ए बजलिंग कॉमर्शियल सेंटर, एक अच्छा व्यापारिक केंद्र जो है, कॉमर्शियल सेंटर बन चुका है अभी ये। नेक्स्ट इज फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स। मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक टाउन है जो कृष्णा रिवर के डेल्टा पर है। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन जिसे कहा जाता था, ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। इन द 17th century it was a center of intense activity। तो एक अच्छा सेंटर माना गया उस टाइम पे। बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। तो दोनों ही डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है, तो ये दोनों ही उसको ओवरटेक करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं। इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट, क्योंकि ये आंध्रा कोस्ट पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच, और वहाँ का जो फोर्ट है वो किसने बनवाया था, डचेस ने। अब पुअर फिशर टाउन जो इसको नाम दिया गया, जो आइडेंटिफाई किया गया इसको, वो किस वजह से था। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथुल, a factor of the English East India Company in 1620. It is a small town but populous, unwalled, ill-built, and worse situated. Within, all the springs are brackish.
It was first a poor fisher town. Afterwards, the convenience of the road made it a residence for merchants. तो धीरे धीरे ये रेजिडेंस बन गया मर्चेंट्स के लिए. एंड सो कंटिन्यूज सिंस अवर एंड द डच नेशन फ्रिक्वेंटेड दिस कोस्ट. और बार बार जो है लोगों का आना यहां पर होता रहा. कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा. गोलकोंडा हमने कहां पढ़ा था? मुगल एम्पायर्स के अंदर. रॉयल मोनोपोलीज on the sale of textile, species and other items to prevent the trade passing completely into the hands of various East India companies. अब कुतुब शाही रूलर्स जो थे गोलकोंडा के, उन्होंने क्या किया? रॉयल मोनोपोलीज जो है बनाई सेल्स के ऊपर, टेक्सटाइल्स, स्पीसीज और अदर आइटम्स, टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज, ताकि सारी चीज़ें कंपनी के पास ना जाती रहे, कंपनी तक सारी चीजें ना हो. फर्स्ट, कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स. तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन हो रहा था ट्रेडिंग ग्रुप्स जो आ रहे थे. और इनमें कौन कौन से थे? द गोलकोंडा नॉबल्स, पर्सियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमती चेतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्पेरियस. तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स ग्रुप यहाँ पर आए और उसकी वजह से क्या हुआ? सिटी जो है पॉपुलर हो गया. एज द मुगल्स बिगिन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, हु वाज ऑल्सो ए मर्चेंट, बिगिन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर. तो मीर जुमला क्या है? उसने क्या किया कि डच और इंग्लिश को जो है ना आपस में भिड़ाना, जिसे कहा जा सकता है, या इन दोनों का फायदा उठा रहा है वो. इन 1686-87 मुगल एम्परर औरंगजेब अनेक्स्ड गोलकोंडा. और 1687 के अंदर मुगल एम्परर जो थे उस टाइम पर, उस समय सीट पर कौन थे, गद्दी पर कौन था उस टाइम? औरंगजेब. और औरंगजेब ने क्या किया? गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया उस टाइम. दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स. अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो अल्टरनेट ढूंढने लगी इसका. इट वॉज ए पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ ए पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड. कि एक ऐसा पोर्ट जिसके कनेक्शंस हैं प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ, जहाँ पर चीज़ें बन रही हैं वहाँ से कनेक्टिविटी है इस एरिया की. द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल रोल्स. अब नई कंपनी जो है, जो ट्रेड सेंटर्स हैं, उन्होंने ये फेल्ट किया, महसूस किया कि जो भी नई जगह हम डिसाइड करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, जो नया हम सेंटर बनाएंगे तो वो क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए और कमर्शियल रोल्स भी होना चाहिए वहाँ पर. एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे. अब कंपनी ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने मूव कहाँ किया? बॉम्बे, कलकत्ता, प्रेजेंट डे के अंदर जो अब इसका नाम चल रहा है वो क्या है? कोलकाता, एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई. मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी. तो लोग वहाँ पे शिफ्ट होने लग गए, ट्रेडर्स वहाँ पे शिफ्ट हो गए. तो उसका असर क्या रहा? इम्पैक्ट क्या रहा उसका? मसूलीपट्टनम जो है वो अपनी प्रोस्पेरिटी जो है धीरे धीरे खोनी शुरू हो गई, कम होने लग गई उसकी प्रोस्पेरिटी. एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. और आज अगर हम इस जगह को चेक करें ना, तो आज इस जगह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सिवाय एक छोटी सी सिटी, क्या सिवाय एक छोटे से प्लेस के. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. अब नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे, नए ट्रेडर्स जो यहाँ पर आ रहे थे,
In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for species and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. तो स्पेसेस और टेक्सटाइल्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कहाँ पर, यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर. द इंग्लिश डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट. अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं ईस्ट में बढ़ानी शुरू की इन्होंने. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा who owned a large number of ships competed with them. तो ये दो इंडियन पर्सनैलिटीज़ थी, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा. काफ़ी सारे शिप्स हैं इनके पास जो इनको compete कर रहे थे. द यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स. तो लोगों को मजबूर किया जा रहा था, एक तरह से तैयार किया जा रहा था कि वो हमारे एजेंट्स के रूप में वर्किंग रहें, हमारे एजेंट्स बन करके काम करें. अल्टीमेटली द इंग्लिश मर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट. और आखिर में हुआ क्या, ये इंग्लिश पीपल्स जो थे इंडिया में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स जो हैं अपनी बना ली एक अच्छी इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर. द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू ए ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा. अब टेक्सटाइल की डिमांड अगर बढ़ रही है तो टेक्सटाइल के साथ क्या होगा, जितने भी क्राफ्ट्स थे जो इसके साथ अटैच थे, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब भी इंक्रीज हो रहे थे, डिमांड्स बढ़ रही है. इंडियन टेक्सटाइल डिजाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. तो इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है वो अच्छा बढ़ रहा था. हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन. बट इस टाइम पे एक और कमी क्या देखने को मिली, एक वीकनेस क्या देखने को मिली कि जितने भी क्राफ्ट पर्सन जो थे वो अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर चुके हैं, डिक्लाइन कर चुके हैं. दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांस विच मीन दैट दे हैव टू वीव क्लॉथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स. तो अब वो क्या कर रहे थे कि जिस चीज़ के लिए उनको पहले से ही तैयार कर दिया जाता था, प्रोमिस हो जाता था, जैसे कि हम आपके लिए क्लॉथ वीवन करेंगे. वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ऑन क्लॉथ. अब कपड़ा बुनने वाले जो लोग हैं, जो वीवर्स हैं, उनकी खुद की कोई लिबर्टी नहीं है कि वो अपना कपड़ा किसको बेचेंगे, और वीविंग देयर ऑन पैटर्न, और ना ही वो अपना डिज़ाइन अपनी पसंद का बना सकते. वो तो वो वही तैयार करेंगे जो ब्रिटिशर्स या जो इंग्लिश पर्सन जो उनसे तैयार करवाना चाहेंगे. दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. कंपनी एजेंट्स उनको कलर, क्लॉथ का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें उनको बताते थे और वही चीज़ उनको तैयार करनी होती है. द 18th century saw the rise of बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. तो ये तीन सिटीज़ जो है डेवलप हो रही हैं, विच आर नोडल सिटीज़ टुडे. Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. तो नए टाउन्स इन्होंने जो है बनाए थे, ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़. The blacks or native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta. तो वाइट पीपल्स जो हैं, रूलर्स जो हैं, उनको सुपीरियर रेजिडेंसेस मिली हुई थी, और इन लोगों के लिए क्या थे, ये ब्लैक एरियाज जो थे, ब्लैक टाउन्स जो थे, जो इंडियन वर्कर्स जो थे, आर्टिजन्स जो थे, इनके रहने के लिए जो बने. The story of the crafts and commerce in the 18th century will be taken up in the next year, in next class. तो बाकी का जो स्टोरी है क्राफ्ट्स और कॉमर्स के ऊपर, वो आगे की क्लास के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी. वास्को द गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस. कोलंबस के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. कौन थे ये? ए पोर्तुगीज सेलर sailed down the African coast, went round the Cape of Good
होप एंड क्रॉस्ड ओवर टू द इंडियन ओशन, जो यहाँ पर आए और कहाँ पर आए थे, कैलिकट इन 1498. He lost two of his four ships, and of the 170 men at the start of the journey, only 54 survived. तो सिर्फ 54 लोग जो है, 54 लोग जो है वही इस रूट में से बचे थे. इनका जो ग्रुप था तो उसमें यही लोग जो हैं बच पाए थे. On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. He landed in the West Indies, got their name because of this confusion in 1492. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large parts of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. Okay, students, today our lesson is complete. Here is an assignment for you. Read the lesson carefully and solve this assignment. Thank you.